अमर बेल। ओह, यानी मिस अलीज़ा सिकंदर सोशल वर्क में इंटरेस्टेड हैं, एनजीओ के साथ काम करना चाहती हैं। बेकमात वाले काम, न्यूज़पेपर में तस्वीर लगवाने के लिए सोशल वर्क, मुख्तलिफ मकासद के लिए टिकट खरीदे बगैर ही चैरिटी वॉक्स में शिरकत और गरीब लड़कियों के जहेज़ के लिए हज़ारों रुपया रोज़ खर्च करने वालों से 10-10 रुपये के टिकट खरीदने के ज़रिए फ़ंड इकट्ठा करना। लेकिन मुख्तलिफ डोनर एजेंसी से मिलने वाले फ़ंड से प्लाट खरीद लेना, मुख्तलिफ मकासद के लिए फ़ंड्स इकट्ठे करने के लिए अली हैदर और हदीका कियानी के साथ कॉन्सर्ट्स अरेंज करना और वहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ टिकट के बगैर मौजूद होना। आप भी कुछ इस किस्म के सोशल वर्क्स में इन्वॉल्व होना चाह रही हैं। वो अब एक गिलास में पानी डाल रहा था। अलीज़ा कुछ बोल नहीं सकी। उसे उमर जहांगीर से ऐसे तबसरे की तवक्को नहीं थी। उमर ऐसी बातें तो नहीं करता था और मुझसे तो कभी भी नहीं। वो एक शौक के आलम में सोच रही थी और अब वो पानी पी रहा था। नानो शायद अलीज़ा के तासुरात से बहुत कुछ समझ गई थी, इसलिए उन्होंने बात का मौजू बदल दिया था। अलीज़ा तो इस किस्म के काम नहीं कर सकती। तुम बताओ, तुम्हें फ़ौरन सर्विस छोड़ने की क्या सूझी है? उमर ने पानी पीकर गिलास टेबल पर रख दिया था। एक बार फिर वो अलीज़ा की तरफ मुतवज्जे था। डोनर एजेंसीज और एनजीओज़ के बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स मेरी नज़रों से गुजरती हैं। ये सब ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों की बेगमात के एडवेंचर और वक्त गुजारी होती है। अलीज़ा, तुम तो किसी ब्यूरोक्रेट या सियासतदान की बीवी बनने नहीं जा रही, फिर तुम ऐसी एक्टिविटीज़ में क्यों इंटरेस्टेड हो रही हो? इस बार उसका लहजा नर्म मगर अल्फाज वैसे ही तीखे थे। वो पलकें चिपकाए बगैर उसका चेहरा देखती रही थी। उमर अब नानों के साथ बात कर रहा था। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहाँ से शायद कल वापसी हो। नानो कदरे हैरान हुई थी। क्यों, अब इस्लामाबाद जाने का इरादा कैसे बन गया? अभी तो सुबह आए हो, आते ही इस्लामाबाद में कौन सी मसरूफियत याद आ गई है? इस्लामाबाद तो अभी काफ़ी चक्कर लगाने पड़ेंगे। फॉरेन ऑफिस में कुछ काम निपटाने हैं, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक चक्कर लगाना है। उसने प्लेट अपने आगे करते हुए कहा था। मैंने तुमसे पूछा था कि फॉरेन सर्विस क्यों छोड़ दी तुमने? नानो को अचानक याद आ गया। बस मेरा दिल नहीं लगा उसमें, उसने सलाद प्लेट में डालते हुए कहा था। 3-4 साल बाद तुम्हें पता चला कि तुम्हारा दिल उसमें नहीं लग रहा। अगर दिल नहीं लग रहा था तो तुम्हें पहले ही फॉरेन सर्विस में नहीं जाना चाहिए था, नानो ने उसे कहा था। फॉरेन सर्विस को फॉरेन ऑफिस में कुत्ती सर्विस कहते हैं। अलीज़ा उसके जुमले पर हक्का बक्का रह गई थी। उसने उमर के मुंह से पहली बार इस तरह का कोई लफ्ज़ सुना था। ये वो सर्विस है कि जिसमें काम ना करके गालियाँ पड़ती हैं और काम करके ज़्यादा गालियाँ। बकवास मत करो, तुम्हारा बाप भी तो इसी सर्विस में है। उसने तो कभी इस तरह की बात भी नहीं की, नानू ने उसे झड़कते हुए कहा था। पापा की तो क्या ही बात है, वो जॉब थोड़ी करते हैं, वो तो ऐश करते हैं। मैं तो जॉब करने वालों की बात कर रहा हूँ। उसके लहजे में तंज था। नानू ने उसे गौर से देखा था। वो खाना खाने में मसरूफ़ था। तुम्हारे और जहांगीर के दरमियान अब किस बात पर झगड़ा हुआ है? उन्होंने कदरे हल्की आवाज़ में पूछा था। उमर खाना खाने में मशगूल रहा था। मैंने तुमसे कुछ पूछा है उमर? नानू ने एक बार फिर मुखातिब किया था। ग्रैनी, ये पुरानी बात हो गई है। आप ये बताएं कि ये बिरयानी किसने बनाई है? क्यों, अच्छी नहीं है क्या? अच्छी है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैंने बनाई है। पिछले 3 सालों में मैं ऐसी बिरयानी नहीं खा सका, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। आज मैंने तुम्हारे हर फेवरेट डिश खुद बनाई है, नाना ने फौरिया अंदाज में कहा। और जब तक तुम यहाँ रहोगे मैं तुम्हारे लिए खाना खुद ही बनाती रहूँगी। इसका मतलब है कि मुझे अपने एक्सरसाइज आवर्स बढ़ा देने चाहिए, वरना यहाँ से जाते हुए मैं किसी भी साइज़ में नहीं फिट आऊँगा, उसने खुशगवार लहजे में कहा था। तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारे और जहांगीर के दरमियान अब किस बात पर झगड़ा हुआ है? नानो अपना सवाल नहीं भूली थी। अलीज़ा ने उसके चेहरे पर एक बार फिर तनाव देखा था। कोई झगड़ा नहीं है ग्रैनी, उसने उन्हें बहलाने की कोशिश की थी। तुमने खुद फ़ोन पर कहा था कि तुम्हारा जहांगीर के साथ झगड़ा हो गया है और अब तुम कह रहे हो कि कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है। मेरे और पापा के दरमियान झगड़े कोई नई बात नहीं है ग्रैनी। जो चीज़ हमेशा से होती चली आ रही है उसके बारे में क्या बताऊँ? वो बहुत सीरियस नजर आ रहा था। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान झगड़े कोई नई बात नहीं है, मगर फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि इस बार क्या हुआ है। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि आप जानकर क्या करेंगी। जाहिर है तुम दोनों के दरमियान
पैच अप करवाने की कोशिश करूँगी। कम ऑन ग्रैनी, आप क्या पैच अप करवाने की कोशिश करेंगी? अब आपको इस मामले में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही क्या है? उसने एक हल्का सा कहका लगाया था। क्यों इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है? आखिर तुम दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते में बांध दिया गया है। मुझे उनका बेटा होने की बजाय उनका बाप होना चाहिए था और उन्हें मेरा बेटा होना चाहिए था। फिर हर प्रॉब्लम बड़ी एमिकेबली हल हो जाती। बल्कि मेरा ख्याल है कि फिर प्रॉब्लम पैदा ही नहीं होती, क्योंकि मैं इतना डोमिनेटिंग और कमांडिंग किस्म का बाप बनने की कभी कोशिश नहीं करता जितना पापा करते हैं। बाप से बार बार झगड़ा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। बेटे से बार बार झगड़ा करना क्या अच्छी बात है? मैं इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझे झगड़े की वजह बताओ, ताकि मैं जान सकूँ गलती किसकी है। ग्रैनी, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इसीलिए फ़ॉरेन सर्विस छोड़ दी है कि उनसे कभी मेरा आमना सामना ना हो। तुमने फ़ॉरेन सर्विस जहांगीर की वजह से छोड़ी है? हाँ, बाप से झगड़ कर तुम फ़ॉरेन सर्विस छोड़कर आ गए। अजीब बेवकूफ़ आदमी हो तुम। नानू बहुत हैरान नजर आई थी। ग्रैनी, प्लीज़ इस वक्त मुझे खाना खा लेने दे। इस वक्त मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता। मैं बाद में वापस आकर आपको सब कुछ बता दूंगा। अलीज़ा ने उमर को बड़े खुश्क लहजे में कहते सुना था। नानू उसकी बात पर बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो अपनी प्लेट साफ करने के बाद अब स्वीट डिश उठा रहा था। इतनी जल्दी स्वीट डिश? तुमने तो बिरयानी और कबाब के अलावा किसी और चीज़ को चखा ही नहीं। बस ग्रैनी, बाकी चीज़ों को वापस आकर चख लूँगा। फ़िलहाल तो मैं इतना ही खा सकता हूँ। वो अब स्वीट डिश निकाल रहा था। नानू के इसरार के बावजूद भी उसने कोई दूसरी चीज़ नहीं ली थी। ड्राइवर को कह दें कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ाए। और ग्रैनी, आपने क्या टैक्सी साफ़ करवा दी है? मेरा सामान कल परसों तक आ जाएगा। उसने नैपकिन से मुँह पोंछते हुए कहा था। हाँ, टैक्सी बिल्कुल साफ़ है, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। कल किस वक्त आओगे? रात तक आऊँगा, 8-9 बजे। वो टेबल से उठ खड़ा हुआ था। नानू ने मुलाजिम को आवाज़ देकर गाड़ी निकलवाने के लिए कहा था। मुलाजिम ने चंद लम्हों में आकर गाड़ी तैयार होने की इतला दी थी। उमर ने अपना कोट पहन लिया था और फर्श पर पड़ा हुआ ब्रीफकेस मुलाजिम को थमा दिया था। अच्छा ग्रैनी, खुदा हाफिज़। वो अलीज़ा को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए बाहर निकल गया था। नानू भी उसके पीछे ही बुरुज तक चली गई थी। वो बुझे हुए दिल के साथ डाइनिंग टेबल से उठ गई थी। उमर का रवैया उसके लिए शॉकिंग था। उसने कभी भी उसे इस तरह नज़रअंदाज नहीं किया था जिस तरह आज किया था। उसके पहले वाले कहके और मुस्कुराहटें तकरीबन ख़त्म हो चुकी थीं। अब वो सिर्फ रस्मन और ज़रूरतन मुस्कुराता रहा था। नानू अब वो वापस अंदर आ चुकी थी। अलीज़ा खानसामा को जिस वक्त चाय का कह रहकर वापस आई थी, वो लाउंज में फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, वो फ़ोन पर कह रही थी। वो जान गई थी कि मौज़ूए गुफ्तगू उमर है। इस्लामाबाद गया है, कल रात को ही होगी। हाँ, मेरा तो ख्याल है, ये कन्फर्म्ड है। अच्छा, तुम आ रहे हो? कल? कल किस वक्त? ठीक है, अकेले आओगे? अच्छा, मैं उसे नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरा ख्याल है वो मुझे फ़ोन नहीं करेगा। ठीक है। नाना ने फ़ोन बंद कर दिया था। लीजा ने उनके चेहरे पर तशवीश देखी थी। क्या बात है नानो, किसका फ़ोन था? अलीज़ा ने पूछा था। जहांगीर का फ़ोन था, वो कल आ रहा है, उन्होंने मुतफ़िक्र अंदाज में कहा था। अंकल जहांगीर? अलीज़ा भी हैरान हो गई थी। पता नहीं कि उनके दरमियान क्या झगड़ा हुआ है। वो भी बहुत टेंस लग रहा था। उमर के बारे में बहुत गुस्से से बात कर रहा था। नानू बेहद फिक्रमंद नजर आ रही थी। वो नानू के पीछे उनके बेडरूम में दाखिल हो गई थी। बैठो, नानू ने अंदर दाखिल होते ही उससे कहा था। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गई थी। नानू खुद अपने बेड पर बैठ गई। तुमने उनसे क्या कहा था? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने उसी उखड़े हुए लहजे में उससे पूछा था। मैंने ठीक अंदाज़ा लगाया था, ये सब कुछ उमर का ही किया धरा है। उसने नानू के सवाल पर सोचा था। मैं कुछ समझी नहीं नानू। मैंने इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा है कि तुमने उमर को क्या कहा था। नानू, किस बारे में? इस घर से चले जाने के बारे में। अलीज़ा बिल्कुल साकित होकर रह गई। ये आप क्या कह रही हैं नानू? मैंने उसे क्या कहा है? तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर चला गया है और तुम कह रही हो कि मैंने उसे क्या कहा है? इस बार नानू का लहजा पहले से भी ज़्यादा तल्ख था। वो हैरानी से उनका चेहरा देखती रही। नानू, मैंने उससे घर छोड़ने का नहीं कहा। आई स्वेयर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
वो रोहन सी हो गई थी। तो फिर वो किस वजह से घर छोड़ कर चला गया है? इस बार नानो का लहजा तंजिया था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों घर छोड़ कर गया है, बट बिलीव मी नानो, मैंने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा। मैं आखिर उससे ऐसी बात क्यों कहती? वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। तुमने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा, मगर तुमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो यहाँ नहीं रहे। वो नानो के इस इल्ज़ाम पर हक्का बक्का रह गई। नानो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था लीज़ा कि तुम इस तरह की हरकतें करोगी। तुमने मेरी सारी उम्र की मेहनत पर पानी फेर दिया है। नानो प्लीज़, अब इस तरह मत कहें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उमर घर छोड़कर चला गया। अलीज़ा, मैंने इससे बात की थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उससे ऐसे ही जाने दे दिया है। उसने मुझे बताया था कि तुम्हें उसका यहाँ रहना पसंद नहीं है और वो यहाँ रहकर खामखा की टेंशन खड़ी नहीं करना चाहता। और मैं यही जानना चाहती हूँ कि तुम्हें उसके यहाँ रहने पर एतराज़ क्या है आखिर? उन्होंने तेज़ आवाज़ में उससे बात करते हुए कहा था। अलीज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया। नानो, वो झूठ बोलता है, वो झूठा है। और तुम? नानो, उसने आपसे एक बात कह दी और आपने सोचे समझे बगैर उसकी बात का यकीन कर लिया। अब मैं जब एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो आप मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं हैं। वो बिल्कुल रोहानसी हो रही थी। आपको उमर की हर छोटी बात पर यकीन आ जाता है, मगर मेरी बात पर यकीन नहीं है। उमर झूठ नहीं बोलता। नानो के जुमले ने उसकी रंजीदगी में इजाफा कर दिया था। और मैं, आप समझती हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ? मुझे तुमसे फजूल बहस नहीं करनी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें उमर का यहाँ रहना क्यों पसंद नहीं है। नानो, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे उसके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं है। उसे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं और रहते हैं। क्या मैंने पहले कभी किसी के रहने पर एतराज़ किया है? फिर अब उमर के रहने पर क्यों करूँगी? उसने एक के बाद एक वजाहत देते हुए कहा था। अब उसे दोबारा वापस बुला लें। नानो कुछ देर उसे देखती रही थी। वो अब यहाँ वापस नहीं आएगा, ये बात साफ साफ कह कर गया है। कम अज़ कम रहने के लिए तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। आप बताएं नानो, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया, अपनी मर्ज़ी से वापस यहाँ से चला गया। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर तुम उसके साथ वो सलूक ना करती जो तुमने किया, तो शायद वो इस तरह से यहाँ से ना जाता। नानो अभी भी अपनी बात पर जमी हुई थी। मैंने उसके साथ क्या सलूक किया? नानो, मैंने तो उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। अलीज़ा, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे कम अज़ कम तुमसे इस तरह के रवैये की तवक्को नहीं थी। इतने सालों से मैं इतनी मोहब्बत से तुम्हारी परवरिश करती रही हूँ और तुमने चंद हफ्ते में इस सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या सोचता होगा उमर कि मैंने तुम्हें इस तरह की तरबियत दी है? और जब वो जाकर अपने बाप से इस बात का जिक्र करेगा तो जहांगीर मेरे और तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, उन सब का भी है। ये और बात है कि वो लोग यहाँ बहुत कम आकर रहते हैं, मगर ना रहने से इस घर पर उनका हक ख़त्म तो नहीं हो जाता। उमर हो या तुम्हारा कोई और कज़न, तुम्हें कोई इख्तियार हासिल नहीं कि तुम उनके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ करो या अपनी नापसंदीदगी का इजहार अपने रवैये से करो। वो चुपचाप नानो की बातें सुनती रही थी। नानो बहुत दफ़ा उसे डांट दिया करती थी, मगर आज उनका रवैया बहुत ज़्यादा सख्त था। जिस तरह आज वो उससे बात कर रही थी, उस तरह से उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। उम्र के साथ तो खैर जो कुछ तुमने किया सो किया, मगर आइंदा ये हरकत फिर कभी मत करना। तुम अब बच्ची नहीं हो जैसे सारी बातें समझानी पड़े। बड़ी हो चुकी हो, हर चीज़ समझ सकती हो। बेहतर है कि अपने रवैये को ठीक करो। अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। उन्होंने एक लंबे चौड़े वास के बाद बात ख़त्म कर दी। वो शौक की हालत में उनके बेडरूम से निकल आई थी। सारा कसूर सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, उमर का भी नहीं। उसके यहाँ से चले जाने की वजह मेरी हर खूबी खामी में तब्दील हो गई है। नानू को मैं बदतमीज़ लगने लगी हूँ। उमर कि नानो को परवाह है, मेरी नहीं। वो अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए कुछ और ही दिल गिरफ्तार हो गई थी। मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मम्मी को नहीं, पापा को नहीं, नानू को भी नहीं। ज़रूरत तो उमर जैसे बंदे की होती है जिसकी दुनिया में कोई वैल्यू हो। उसकी रंजीदगी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। किस कदर फ्रॉड इंसान है, मुझसे और तरह की बातें करता था और मेरे जाते ही यहाँ चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मुझे अपना दोस्त कहकर उसने मेरे साथ ऐसे किया और उमर जहांगीर के लिए उसकी नापसंदीदगी में कुछ और इजाफा हो गया था। दोपहर को
مرید کے بلانے پر بھی وہ لنچ کے لیے نہیں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ نانا اسے آ کر خود ہی لنچ کے لیے کہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نانا نے اسے دوبارہ لنچ کے لیے نہیں کہا اور وہ بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ شام کو سو کر اٹھنے کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ اس وقت اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ نہانے کے بعد نیم دلی سے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کانوں میں پڑنے والی آواز سے اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ عمر کی آواز تھی۔ اگر وہ لاؤنج میں داخل نہ ہوئی ہوتی اور نانا اور عمر نے اسے نہ دیکھا ہوتا تو وہ وہیں سے واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس وقت وہ کسی صورت بھی عمر کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی عمر کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ نہ صرف اس نے علیزہ کو دیکھ لیا تھا بلکہ فوراً اسے مخاطب بھی کیا تھا۔ ہیلو علیزہ، اتنی جلدی واپسی؟ اس نے کچھ حیرانی سے علیزہ سے پوچھا تھا۔ علیزہ نے ایک نظر صوفے پہ بیٹھے ہوئے عمر پر ڈالی اور پھر نانوں کی ساری نصیحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی جواب دیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ اپنے پیچھے سے ایک بار پھر عمر کو اپنا نام پکارتے ہوئے سنا، مگر اس وقت وہ دنیا کا آخری شخص تھا جس سے وہ بات کرنا چاہتی تھی۔ اگر یہ یہاں سے چلا گیا ہے تو اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا، اور اسے اس بات سے کیا ہے کہ میں اتنی جلدی واپس کیوں آئی ہوں؟ اس وقت اس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ مرید پاپا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی خانسامہ سے کہا تھا۔ علیزہ بی بی، آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، میں ابھی کھانا لگانے ہی والا ہوں، پھر آپ سب کے ساتھ ہی کھا لیجیے گا۔ خانسامہ نے اسے کہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی کچھ کھانا ہے اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہیں کھانا، اس نے ضد کی تھی۔ خانسامہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ علیزہ نے کبھی ضد نہ کی تھی، اور پھر اس طرح کی ضد؟ اس نے کچھ کہنے کی بجائے کھانے کی کچھ چیزیں کچن کی ٹیبل پر رکھنی شروع کر دی تھی۔ اس وقت علیزہ نے لاؤنج میں سے نانا کی آواز سنی تھی۔ وہ اس کا نام پکار رہے تھے۔ وہ بے اختیار کچن سے باہر نکل آئی۔ علیزہ، تم رات کو مجھ سے ملی ہی نہیں، آتے ہی سو گئی، انہوں نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا تھا۔ کراچی سے اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بس میرا دل نہیں لگا وہاں، حالانکہ پاپا تو بہت کہہ رہے تھے اور ناراض بھی ہو گئے تھے میرے اس طرح سے جلدی چلے آنے پر، مگر میں آپ لوگوں کو مس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا۔ بہت اچھا کیا اتنی جلدی واپس آ کر، نانا نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، اور وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ کم از کم نانا تو اس سے ناراض نہیں تھے، اس نے سوچا۔ عمر نانوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھا بڑی خاموشی سے ان کی نانا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ اس بار اس نے علیزہ کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مرید سے کہو کہ کھانا لگا دے، نانا نے نانوں سے کہا تھا۔ گرینڈ پا، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس مجھے ابھی تھوڑی دیر میں واک پر جانا ہے، اور اب میں نے کھانا واک سے واپسی پر ہی کھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک انتہائی احمقانہ حرکت ہے، واک سے واپسی پر کھانا، نانا اسے جھڑکتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں تو اپنی کچھ چیزیں لینے آیا تھا، یہ تو بس گرینی نے پکڑ کر بٹھا لیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جو چیزیں تمہیں لینی ہیں ضرور لو، لیکن کھانا کھائے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے، سمجھے تم؟ نانا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے کچھ اور کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی۔ علیزہ کو ایک بار پھر اپنا آپ بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا وہاں صرف عمر، نانا اور نانو ہی تھے، کوئی چوتھا شخص نہیں تھا۔ کسی چوتھے شخص کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نانا کی پوری توجہ اب عمر پر مرکوز تھی، وہ ملول ہونے لگی تھی۔ خانسامہ نے کھانا لگا دیا تھا اور علیزہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ عمر کے ساتھ ٹیبل پر اس کی دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ نانا سے باتوں میں مشغول تھا، اور کھانا کھانے کے بعد نانا کپڑے بدلنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ نانو کافی بنانے کے لیے کچن میں گئی تھی، اور ان کے جانے کے بعد عمر بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ علیزہ ڈائننگ ٹیبل پر بالکل اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ بڑی بے دلی کے ساتھ وہ اپنی پلیٹ میں موجود کھانا کھاتی رہی تھی، پھر ایک دم پلیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عمر کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے وہ ہچکچائی تھی، پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے عمر کی آواز ابھری تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عمر کارپیٹ پر ایک بیگ کھولے کچھ چیزیں اس میں رکھنے میں مصروف تھا۔ علیزہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ آؤ علیزہ، وہ بدستور اپنا کام کرنے میں مصروف تھا۔ بیٹھ جاؤ، ایک بار پھر علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، اس نے خفگی سے کہا تھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور پھر ہولے سے ہنس دیا۔ اچھا،
वो एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। आपने नानू से मेरे बारे में क्या कहा है? उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। कुछ भी नहीं, अब झूठ बोल रहे हैं। आपने नानू से कहा कि मैंने आपको इस घर से जाने के लिए कहा है। कम ऑन अलीज़ा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस बार उसने एक बार फिर बड़े पुरसकून और ठहरे हुए लहजे में कहा। आपने नानू से कहा कि मैं यहाँ आकर रहना पसंद नहीं करती। हाँ, ये मैंने कहा था। उसका लहजा अब भी पुरसकून था। आपने ये क्यों कहा था? वो तेज़ आवाज़ में बोली थी। क्या मैंने गलत कहा है? उसने बहुत सीधा सवाल किया था। वो चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही। वो उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। आपने नानू को मेरे खिलाफ़ कर दिया है। वो किताबों के शेल्फ की तरफ जाते जाते मुड़ा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने किया है। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी खुशी और कन्वीनियंस के लिए किया है, और इसमें ग्रैनी को तुम्हारे खिलाफ करने की अहमकाना हरकत शामिल नहीं है। वो अब किताबें शेल्फ पर से उठा रहा था। आपकी वजह से नानू मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही। इस बार वो रोहानसी हो गई थी। उसने मुड़कर अलीज़ा को देखा था और फिर बड़ी नरमी से कहा था, वो अगर ऐसा कर रही हैं तो गलत कर रही हैं। मैं उनसे बात करूँगा। आपको अब उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। यू आर अ क्रोक। इस बार उसके रिमार्क्स पर पहली बार उमर के माथे पर कुछ बल आए थे, मगर उसने कुछ कहा नहीं था, सिर्फ खामोशी से उसे देखता रहा था। आप सिर्फ नानू को ये बताएं कि मैंने आपसे यहाँ रहने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ना ही मैंने आपको यहाँ रहने पर कोई एतराज़ किया है। वो अब खामोश था। आप नानू को जाकर कहें कि मैंने आपके यहाँ रहने पर कोई नापसंदगी का इजहार नहीं किया। हालांकि तुम मेरे यहाँ रहने को पसंद नहीं करती। मैंने आपसे ऐसा कब कहा? तुमने कहा नहीं, मगर फिर भी तुम मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करती। आप गलत कह रहे हैं अलीज़ा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और सही गलत तुमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम्हें मैं अपने परफ्यूम दिखा रहा था और मैंने अपना फेवरेट परफ्यूम तुम्हें दिखाया, तो वो तुमसे गिर गया था। ये तुमने गिरा दिया था। अलीज़ा का रंग उड़ गया था। मैंने जानबूझकर परफ्यूम नहीं गिराया था। मेरे हाथ। अलीज़ा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ना ही मुझे बेवकूफ़ समझो। वो बात करते हुए बेहद पुरसुकून था। इसी तरह उस दिन प्लांट्स की कटिंग करते हुए मैंने तुमसे कहा, ये मेरा फेवरेट प्लांट है, और तुमने उसकी सबसे खूबसूरत शाख काट दी। इस बार वो कुछ बोल न सकी। उमर वाकई बेवकूफ़ नहीं था। मैंने बहुत पहले तुम्हें बता दिया था कि मैं यहाँ तुम्हारी जगह लेने नहीं आया हूँ। थोड़े अरसे के लिए आया हूँ, फिर वापस चला जाऊँगा। मगर इसके बावजूद मुझे महसूस हुआ कि तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ नहीं कर पाई। शायद तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से कुछ खदशात थे और मैं कोशिश करने के बावजूद उन्हें ख़त्म नहीं कर पाया। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि ये जगह छोड़ दूँ। बस इतनी सी बात थी। और मैंने ग्रैनी से भी इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने जब मेरे बाहर जाने के फ़ैसले के बारे में बहुत इसरार किया, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरे यहाँ रहने को पसंद नहीं करते। इससे ज़्यादा मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वो बहुत संजीदगी से उसे बताता जा रहा था। वो एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। वो सुर्ख चेहरे के साथ उसे देखती रही। वो अब उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। प्लीज़ आप वापस आ जाएं। उमर ने एक गहरी सांस लेकर उसे देखा था। आई एम सॉरी अलीज़ा, मैं यहाँ से नाराज़ होकर नहीं गया, अपनी खुशी से गया हूँ और अक्सर आता जाता रहूँगा। उसने नरमी से कहा, प्लीज़ आप वापस आ जाएं। जब तक आप वापस नहीं आएंगे तो नानू का मूड ठीक नहीं होगा। आप समझते नहीं हैं। वो उमर ने उस कुछ उलझी हुई नज़रों से देखा और बेहद परेशान नजर आ रही थी वो। मैं दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगी जिससे आपको शिकायत हो। वो उससे नज़रें नहीं मिला रही थी। अलीज़ा, मैं वापस नहीं आ सकता। उसने मायूसी से उमर को देखा था। जहाँ तक रहने की बात है तो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो तुमसे नाराज़ नहीं हो सकती। हाँ, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर फिर भी ये घर मेरा नहीं है। मेरा तो अब कोई घर ही नहीं है। उमर ने उसे अपने दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए देखा था और वो जान गया था कि वो क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी। चंद लम्हों तक वो उसे हैरान परेशान अंगों पर हाथ रखे सिसकियाँ भरते देखता रहा। फिर वो उसके करीब आ गया था। अलीज़ा, क्या हुआ? रोने वाली क्या बात है? उसने बच्चों की तरह उसे चमकारते हुए उसके चेहरे से हाथ हटाने की कोशिश की थी, मगर चुप होने की बजाय वो यकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। वो साकित खड़ा उसे देखता रहा था। फिर उसने कंधे से पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया था। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ।
لیکن تم یہ رونا تو بند کر دو۔